हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज शास्त्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस में है जीएस गुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय समाज शास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी भारतीय समाज शास्त्री परिषद की स्थापना? जीएस गुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीएस गुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब जीएस गुरिये की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन का नाम आता है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इस बुक में उन्होंने जाति व्यवस्था की विशेषताएं जो दी थी वो इसी बुक में दी थी। इसके अलावा एक इनकी बुक आती है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी ये इनकी बुक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है फैमिली किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, फैमिली किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये इनकी बुक है। इसके अलावा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, गुरिये की है। फिर नेक्स्ट है द इंडियन साधुस, द इंडियन साधुस। ठीक है, ये कुछ बुक्स हो जाएंगी जीएस गुरिये की, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना पूछा जा रहा है किसने की थी? ऑप्शंस हैं जीएस गुरिये, स्मॉल स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड एंड या फिर लास्ट में है जिन्सबर्ग। बताइए, तो चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? किसने अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी? जीएस गुरिये, स्मॉल स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड या फिर जिन्सबर्ग? क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की थी? किसने की थी? स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। जो लेस्टर वॉर्ड थे वे इसके अध्यक्ष थे, और फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? लेस्टर वॉर्ड थे, और जो स्मॉल थे वो उनके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, अमेरिकी समाजशास्त्र की जो समाजशास्त्री परिषद है उसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए, ठीक है, स्थापना किसने की थी, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा लेस्टर वॉर्ड अध्यक्ष में थे और स्मॉल किस में थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल प्रोसेस को बताया है किसने? इनमें से किसने सोशियोलॉजी की जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसे सोशल प्रोसेस बताया है, सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस में है ग्रीन, जॉर्ज सिमिल, टॉनिज, सीएच पुले। ग्रीन, जॉर्ज सिमिल, टॉनिज, पुले ऑप्शंस में है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा थर्ड का राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं समाज के बारे में? कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो व्यक्तियों का संकलन है। समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है, और जिसकी रचना यानी कि ये जो समाज है उसकी रचना
जो होती है वो व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक अंतर क्रिया होती है उसके आधार पर ही क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। तो समाज व्यक्तियों का मात्र संकलन है और जिसकी रचना व्यक्तियों की जो पारस्परिक अंतर क्रिया होती है उसके आधार पर ही इसकी रचना होती है। और जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र के में 3 प्रकार की बात की थी, 3 तरह के समाजशास्त्र की बात की थी। पहला जो समाजशास्त्र बताया था इन्होंने समान समाजशास्त्र बताया था। ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के समाजशास्त्र की बात की है। पहला समान समाजशास्त्र की बात की, दूसरा दार्शनिक समाजशास्त्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दार्शनिक समाजशास्त्र, एंड थर्ड नंबर पर स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो इनमें से बताना है कौन सी है। आइए देखते हैं, सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतर क्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, या फिर सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की जो शाखाएं बताई थी, या ऐसे भी पूछा जाता है कि समाज के 2 प्रकार, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर फोर्थ का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता हो जाएगा, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट है, आपको पता ही है। इसके अलावा इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी, प्रत्यक्षवाद के ये जनक हैं। फिर इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था, है ना, क्लासिफिकेशन किया था, आपको बताया गया है, जैसे कि पहले पर मैथ्स को रखा, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात की थी, गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिर उसके बाद आता है जीव विज्ञान और फिर समाज विज्ञान, इसकी बात की। और इन्होंने जो मानवीय समाज है उसका उद्विकास का जो हुआ है उसके 3 चरण बताए हैं, मानवीय समाज के उद्विकास के 3 चरण बताए, और जिसको ज्ञान की 3 स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वो कौन से 3 चरण हैं, कौन से हैं, पहला है धार्मिक, दूसरे नंबर पर आता है तात्विक स्तर, एंड लास्ट में 3rd नंबर पर आता है प्रत्यक्षवाद, ठीक है, या वैज्ञानिक। तो इसे याद रखिएगा, प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद, ये 3 चरण हैं जिनको ज्ञान के स्तर भी कहा जाता है और मानवीय समाज के विकास के 3 चरण भी बोला जाता है। इनकी जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव फिलोसफी, एक बुक का नाम क्या है, पॉजिटिव फिलोसफी है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, ये हो जाएगी। लास्ट नंबर पे 3rd नंबर पर जो इम्पोर्टेंट इनकी बुक है वो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अब ये बुक बताइए किसकी है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। आइए ऑप्शन देखते हैं, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अलेक्जेंडर एंड मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। थियोरेटिकल लॉजिक बुक का नाम है, बताइए किसकी हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी। तो ये अलेक्जेंडर की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों माना है, यानी कि जो संघर्ष का स्वरूप है वो संगठनात्मक भी हो और विघटनात्मक भी है। आइए देखते हैं ऑप्शंस, पार्सन्स, लेविस-पोज़र, आर.के. मर्टन, गेलेन एंड केलिन। बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही बताया है। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेविस-पोज़र हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी किस बुक में की थी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बुक का नाम क्या था, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
इस बुक में ही इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी और इनका जो संघर्ष का सिद्धांत रहा है वो प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत रहा है। ठीक है, प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत लेविस्पोजा ने दिया था अपनी बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, और इनको प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा जाता है। और किसने कहा है ये आपको कमेंट में बताना है, आपको कई बार बताया जा चुका है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस में है न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग। न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग ऑप्शंस में है। काल्पनिक संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि ये अवधारणा किसने दी है। क्या होगा? क्लाइनबर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइनबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। और क्लाइनबर्ग ने दो तरह के संदर्भ समूह की बात की थी। ठीक है, एक तो था काल्पनिक संदर्भ समूह जिसके बारे में व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, व्यक्ति कल्पना करके ही उनका व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, और ऐसे समूह के बारे में व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा इन्होंने जो क्लाइनबर्ग ने संदर्भ समूह का प्रकार बताया है वो है वास्तविक समूह, और इसकी जानकारी व्यक्ति के पास होती है। व्यक्ति उन्हें आदर्श मान करके उनके व्यवहार, अपने व्यवहारों में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो क्लाइनबर्ग ने दो तरह के संदर्भ समूह की बात की है, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह। और इसके अलावा मर्टन ने संदर्भ समूह की बात क्या की थी, किससे संदर्भ समूह का आता है, ऐसा समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं है पर सदस्य बनना चाहता है, उसको ही इन्होंने क्या कहा, रेफरेंस ग्रुप कहा है, संदर्भ समूह कहा है। और इसके निर्माण की जो दो आधार बताए हैं, है ना, निर्माण के जो दो बेसिक मुख्य आधार बताए हैं आर.के. मर्टन ने, वो क्या है, संदर्भ समूह के दो मुख्य आधार। एक तो उन्होंने आकांक्षा बताया और दूसरा क्या बताया, सापेक्षिकता या सापेक्ष वंचना। ठीक है, या तुलनात्मक अभाव, तीनों ही एक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। ऑप्शंस है स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। एक ऐसा समूह है जिससे हम अपनी तुलना करते हैं और अपना जो स्टेटस है उसकी हम परख करते हैं, कंपेयर करके, वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, स्वजन समूह होगा, समकक्षीय समूह होगा, द्वितीयक समूह होगा या फिर संदर्भ समूह होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संदर्भ समूह की सबसे पहले बात किसने की थी, हाइमन ने की थी। किसने की थी, हाइमन ने की थी। 1942 में इनकी एक बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। बुक का नाम क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस बुक का नाम है। इन्होंने सबसे पहले, हाइमन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह की बात की। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, तो आर.के. मर्टन का नाम आता है जिन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है। ऑप्शंस है सीमेल, गुडे, C.H. कूले या फिर बोटोमो। छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है, यह तर्क किसका है, सीमेल, गुडे, C.H. कूले एंड बोटोमोर ऑप्शंस में है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, सीमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने आकार के आधार पर तीन तरह के समूह की बात की थी, तीन प्रकार बताए थे समूह के, और वो भी आकार के आधार पर।
ठीक है, साइज के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार के समूह की बात की थी। पहला जो बताया था इन्होंने एकल समूह बताया था। पहला क्या था? एकल समूह था, दूसरा था द्वैध समूह और तीसरा था त्रैध समूह। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा जो इन्होंने बताया वो था एकल समूह। ठीक है, एकल समूह। जो दूसरा बताया था उसको उन्होंने द्वैध समूह बताया था। ठीक है, क्या बताया था? द्वैध समूह बताया था। एंड थर्ड नंबर पर जो उन्होंने बताया था त्रैध। ठीक है, त्रैध समूह बताया था। तो इसको याद रखिएगा, एकल द्वैध त्रैध है। और ये किसके आधार पर बताया इन्होंने? आकार के आधार पर। ठीक है, जॉर्ज से मिलने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध द्वारा समझाया है? समाजशास्त्री में से कौन है जिन्होंने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के द्वारा समझाया है, परिभाषित किया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। G.H. मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। G.H. मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। बताइए क्या होगा? कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया, अंतःक्रिया के द्वारा समूह को परिभाषित किया है? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गिलिन एंड गिलिन। और ये अंतरक्रिया के लिए 2 तत्व को आवश्यक बताते हैं। ये 2 तत्व कौन से हैं? उत्तेजना और दूसरा क्या है? अनुक्रिया। पहला उत्तेजना है और दूसरा अनुक्रिया है। ठीक है, और संपर्क को भी अंतरक्रिया के लिए आवश्यक बताते हैं। ठीक है, संपर्क। फिर इसके अलावा एक डिफिनेशन आती है आपके एग्जाम में एडवर्ड सापिर की। एडवर्ड सापिर ने समूह के निर्माण के लिए क्या बताया कि कोई एक विशेष स्वार्थ होता है, विशेष स्वार्थ को आवश्यक तत्व बताया समूह के निर्माण के लिए। ठीक है, जो समूह के सदस्यों को आपस में जोड़े रखता है। कोई विशेष स्वार्थी होता है जिसके आधार पर समूह का निर्माण होता है और समूह के सदस्य उस स्वार्थ के आधार पर ही एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंध में बंधे हुए होते हैं। तो विशेष स्वार्थ के आधार पर समूह को किसने परिभाषित किया है? तो ये याद रखिएगा, एडवर्ड सापिर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट कौन सा पूछा जा रहा है, अवधारणा क्या है? अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह। ठीक है, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका है? ऑप्शंस में है बोटोमो, जिन्सबर्ग, C.H. पुले, किंग्सले डेविस। बोटोमो, जिन्सबर्ग, C.H. पुले, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? क्या होगा? अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी थी? बोटोमो, जिन्सबर्ग, C.H. पुले, किंग्सले डेविस। C.H. पुले। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? क्वासी प्राइमरी ग्रुप बोला जाता है, इंग्लिश में क्वासी प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा 2 तरह के समूह की बात, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। ठीक है, इसके अलावा भी समाज में समूह होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें इन दोनों ही समूह की, यानी कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, इन दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। और ऐसे समूह का निर्माण व्यक्ति कुछ अपने विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। तो उसको ही पुले ने क्या कहा है? अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह कहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अवधारणा पुले की है। इस समूह में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो ऑप्शन सी फूले यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक ग्रुप और भी है, एक कॉन्सेप्ट और भी है। कौन सा ग्रुप है? अर्ध या आभासीय समूह। अर्ध या आभासी समूह, यहाँ पर क्या है? अर्ध या आभासीय प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की बात हो रही है, ठीक है। और अभी जो आपको बताया जा रहा है वो केवल क्वासी ग्रुप है, जिसको अर्ध या फिर आभासीय समूह कहा गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो जिन्सबर्ग और बोटोमोर का है। जिन्सबर्ग और बोटोमोर ने क्वासी ग्रुप या अर्ध या आभासीय जो समूह है उसकी अवधारणा दी थी। और ये क्या होता है? ऐसे समूह, ठीक है, जिसमें समूह के कुछ लक्षण हैं, समूह के जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो पाई जाती हैं तथा कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि ग्रुप की कुछ ही विशेषताएं पाई जाती हैं, बाकी का अभाव, ठीक है। और व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिसमें कि हम आपको कई बार बताया जा चुका है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें समूह की कुछ विशेषताएं पाई जाती, कुछ नहीं पाई जाती, उसमें निश्चित आकार, जो निश्चित आकार या जो संगठन हम कह रहे हैं, सॉरी, निश्चित संगठन या संरचना का अभाव होता है। ऐसे ही व्यक्तियों का संकलन क्या कहलाता है? अर्ध समूह या आभासी समूह कहलाता है। लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल्स, बस स्टैंड पर लोग जो बस का वेट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का जो व्यक्तियों का जो संकलन है, जो कि बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बस आए फिर उसके ऊपर बैठ कर जाए कहीं पर, तो ऐसे व्यक्तियों का संकलन क्या कहलाएगा? अर्ध या आभासीय समूह कहलाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने दिया है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ग्रुप में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नहीं है। और पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? फूले का है, ठीक है, क्लियर। कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है धर्म जन समाज के लिए अफीम है। जो धर्म है वो जन समाज के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो सभी पता है, सभी को पता है, ठीक है, नेट के एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये धर्म को जन समाज के लिए अफीम किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो सभी प्लेलिस्ट में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक फोल्डर उनको मिलेगा, वहां पर जाकर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स। वहां पर कार्ल मार्क्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि उन्होंने जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा दी थी, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल का जो सिद्धांत था, दो तरह के जो समूह थे, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये क्या है। इसके अलावा उन्होंने जो समाज की दो संरचना, अधोसंरचना और जो अधिसंरचना है, इसकी जो बात की थी, ये कॉन्सेप्ट वहां पर पूरे कराए गए हैं। इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, जीआईसी का हो, है ना, और या फिर पीजीटी का हो, सभी नेट का पेपर हो, इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस मार्क्स से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी उन वीडियोस में कवर कराया गया है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके जो एग्जाम है पीजीटी का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि दास कैपिटल, कॉमन है, सब जानते हैं। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये एक उनकी बुक है, ये भी एग्जाम में आती है। फिर एक बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स, ये एक बुक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ऐसे करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे करके बुक है, एंजल्स के साथ है, ठीक है, विद एंजल्स ये है। और दास कैपिटल के बारे में आपको तो पता है, और दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कार्ल मार्क्स किसमें आते हैं? आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं, ये भी रखिएगा, याद रखिएगा। निर्धारणवादी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, राजनीतिक निर्धारणवादी कौन है, वैचारिक निर्धारणवादी कौन है, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यहाँ पर मत करिएगा, यहाँ चैट में मत बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर कौन बताता है? बहुत कम लोग बताते हैं, है ना, हर्ष बताता है ज्यादातर। और आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि वहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है, राजनीतिक निर्धारणवादी कौन है, वैचारिक निर्धारणवादी कौन है,
तकनीकी निर्धारणवादी कौन है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में कौन आएंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शंस हैं पीए सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन तो कॉमन हो गया, ठीक है, वेबलन। बताइए, अभी आपको बताया भी, ठीक है। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस तो सेम हो गए, सोरोकिन सॉरी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने, जिनको अभी आपको बताया गया है, वो आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं और इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में ही अपने सिद्धांत को दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो तरह की संरचना की बात करते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना में ये उत्पादन की जो प्रणालियां हैं, शक्ति है, संबंधों की बात करते हैं, और जो अधिसंरचना है उसमें संस्कृति, धर्म, कानून, परंपरा, मनोरंजन, इन सभी की बात करते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में आता है कि अधोसंरचना में जो परिवर्तन होता है वो ही अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है, यानी कि अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, ये याद रखिएगा। एंड कार्ल मार्क्स के फोल्डर में ही एक मार्क्स के महत्वपूर्ण जो कथन है उनसे रिलेटेड भी बने हुए हैं। ठीक है, और एक फोल्डर मिलेगा समाज शास्त्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, या सॉरी कथन नहीं, फैक्ट, तथ्य, समाज शास्त्रियों के महत्वपूर्ण तथ्य करके एक फोल्डर मिलेगा। तो उसमें आई थिंक हाँ, उसमें हेडिंग्स में ही कराया गया है। ठीक है, लाइंस में ही आपको पॉइंट्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे। उन्हें भी जरूर देख लिया करिए। आप लोगों से जितना भी बोला जाता है उसे जरूर देख लिया करिए, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है देखने को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की है। हिंद स्वराज ये जो बुक है वो किसकी है। ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी, एंड लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज किसकी बुक है। तो यहाँ पर क्या होगा, महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, थॉमस मोर की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है यूटोपिया, और ये पूछा गया है यह कब प्रकाशित हुई थी। 1515 में, 1525, 1535 या फिर 1545। बताइए। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1515। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था, और यह पुस्तक किसने लिखी है। देखिए ऐसे पूछा गया है, 1877 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये समाजशास्त्रीय विश्लेषण का पहला विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन इसमें किया गया था। ठीक है, और ये पूछा गया है ये पुस्तक किसने लिखी है, किसकी है। ऑप्शंस है अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खेम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। काफी बार बताया जा चुका है बुक्स किसकी है। बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है। और ये याद रखिएगा, समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम, पहला विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन इसमें किया गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किसने किया ना। तो यहाँ पर ये बुक किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी बुक क्या थी, एक थी फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थी, सोशल स्टैटिक्स एक इनकी बुक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी थी, यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी दिया है, एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, फिर एक बुक है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स किसकी है, स्पेंसर की है, इनको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है। ऑप्शंस है किसी गरीब द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी।
किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आएगा या उसे श्वेत वसन अपराध कहा जाएगा? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा जो गैर कानूनी कार्य होता है, जब वो करता है तो वो ही क्या कहलाता है? श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा है वो किसने दी है? सदरलैंड ने दी है। और सदरलैंड का क्या कहना था कि जो अपराधी व्यवहार होता है वो सीखा जाता है, ठीक है, अपराधी सीखा हुआ व्यवहार है, ये जन्मजात व्यवहार नहीं है। जैसे कि लोम्ब्रोसो कहते हैं व्यक्ति जन्मजात अपराधी होता है या अपराधी जन्मजात से ही होते हैं, है ना, तो ये गलत है। सदरलैंड कहते हैं ऐसा नहीं है, जो अपराधी व्यवहार है वो समाज में रहकर ही व्यक्ति सीखता है। और इनके जो बुक्स हैं जैसे कि व्हाइट कॉलर क्राइम है, एक बुक का नाम क्या है? व्हाइट कॉलर क्राइम है। एंड सेकंड इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। क्या है बुक का नाम? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है? इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था किसने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना। ऑप्शन है लेमर्ट, मार्बर्ग, इलियट एंड मेरिल, H.S. बेकर। बताइए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? किसने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलियट एंड मेरिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दो तरह के तनाव की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो है जो प्राथमिक तनाव है, एलियट एंड मेरिल क्या कहते हैं, जो पहला प्रकार है तनाव का वो क्या है? प्राथमिक तनाव है। और इसमें क्या होता है कि जो पति पत्नी है इनके बीच में विचारों को लेकर मतभेद होता है, जिसका प्रभाव उनके रिश्ते में पड़ता है और बच्चे भी उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये तनाव हो गया प्राथमिक। दूसरा है द्वितीयक तनाव। अब ये जो तनाव उत्पन्न होता है परिवार में वो होता है आर्थिक कारणों से, ठीक है। आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाला जो तनाव है वो ही पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक तनाव द्वितीयक तनाव की अवधारणा किसने दी है? एलियट मेरिल ने दी है। तनाव को परिवार का विघटन का एक जो कारण है वो किसने माना है? एलियट मेरिल ने माना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। प्रभावी जाति या प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति, जिसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका हो गया? एम.एन. श्रीनिवास का हो गया। अब आपको कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास के नाम से। उनकी एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसमें 2 वीडियोस हैं। एक है संस्कृताइजेशन के ऊपर, संस्कृतिकरण की अवधारणा के ऊपर, और दूसरी जो वीडियो है वो डोमिनेंट कास्ट यानी कि जो प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति हम कह ले उसके ऊपर बनी हुई है। दोनों के ही वहां पर अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को कराया गया है कवर, वहां से जरूर देख लीजिएगा। एंड जिससे कि एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी विशेषता नहीं की बताई है एम.एन. श्रीनिवास ने? डोमिनेंट कास्ट की। तो एम.एन. श्रीनिवास कुछ विशेषताएं बताते हैं, मेन 3 इंपॉर्टेंट बताते हैं, जिसके आधार पर किसी भी जाति को हम डोमिनेंट कास्ट कहेंगे। तो इनमें से कौन सी एक है जिसकी बात इन्होंने नहीं की थी? तो वो बताइए यहाँ पर कौन सी है? तो क्या हो जाएगी? श्वेत वस्त्र व्यवसाय, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले की 3 जो स्टार्टिंग की 3 है ना, ये इनकी विशेषताएं हैं डोमिनेंट कास्ट की, जिसके आधार पर हम किसी भी जाति को प्रभुत्व जाति कहेंगे। एंड इनकी एम.एन. श्रीनिवास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ लिया जाता है कि डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा है वो किस बुक में एम.एन. श्रीनिवास ने दी है ये अवधारणा? तो बुक का नाम क्या है? द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर केसेस।
याद रखिएगा, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर केसेस बुक का नाम है। इसके अलावा द रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा बताइएगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा में श्रीनिवास ने किस बुक में दी है? और ये सभी आपको कमेंट बताना है, यहाँ मत बताने लग जाइएगा, कमेंट बताइएगा, ऐसे यहाँ पर पता नहीं चलता है किसने बताया किसने नहीं बताया, कमेंट जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक हो जाएगी। फिर है इंडियाज विलेजेस, ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या आपको बताई गई, इंडियाज विलेजेस है। फिर नेक्स्ट एक बुक आती है इनकी, मैरिज एंड फैमिली साउथ इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन साउथ इंडिया, ये एक बुक है। इंडियाज विलेजेस हो जाएगा, सॉरी इंडियाज विलेजेस हो जाएगा, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है, ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये एक बुक है। फिर एक आती है कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये एक बुक है। द रिमेम्बर्ड विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज कई बार पूछी जा चुकी है। विलेज कास्ट जेंडर मेथड, ये एक बुक है इनकी, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा, यहाँ मत बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है नगरवाद जीवन की पद्धति है कहा गया है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, लुई बर्थ, एल्बर्ट लिखा हुआ है, लुई बर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। नगरवाद जीवन की पद्धति है, ये किसने कहा है, बताइए क्या होगा। नगरवाद को जीवन की पद्धति इनमें से किसने कहा है, तो क्या होगा, लुई बर्थ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नगरीकरण के ये 3 तत्व बताते हैं, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नगरीकरण के जो 3 तत्व हैं किसने बताए, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता, ठीक है। इसके अलावा जो लुई बर्थ है, इनकी जो और भी अवधारणाएं हैं, जो और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि उपनगर की अवधारणा दी है, घेटू की अवधारणा दी है, ठीक है, नगरीयता की जो अवधारणा है वो भी इन्होंने दी हुई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और आपको अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी दोनों पर ही अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के फोल्डर में आप चेक करिएगा। तो वहां पर जो अर्बन सोसाइटी पर वीडियो है, तो उसमें अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड वहां पर जो एमसीक्यूज हैं वो कवर कराए गए हैं। वहां से आप को इन सब के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है। घेटों का जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा करके पूछते हैं और डायरेक्टली भी पूछते हैं, कॉन्सेप्ट है किसका। तो याद रखिएगा, लुई बर्थ का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी हम गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शंस में है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। बताइए क्या हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। ऑप्शंस में है, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। उसकी व्यक्ति की परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या कहलाएगी, क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सोरोकिन का नाम आता है सोशल मोबिलिटी की, सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले उन्होंने बात की थी, सोशल मोबिलिटी की सोरोकिन की बुक का नाम भी है। और सामाजिक गतिशीलता के ये 2 प्रकार बताते हैं, ठीक है। पहला जो इन्होंने बताया है क्षैतिज या समस्तरीय बताया है, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। और जो दूसरा प्रकार है वो उद्रव गतिशीलता का है। तो जो क्षैतिज या जैसे हम समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं, तो व्यक्ति या कोई समूह है, ठीक है, उसी स्तर पर है या उसी पद पर, उसका पद वही है, बस जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका स्थान का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन क्या है, स्थान का है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन है उसकी, पद है, वो वही सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, श्रमिक मजदूर का एक कारखाने में काम कर रहा है, फिर जाकर दूसरे कारखाने में उसका काम करना, एक कारखाने से दूसरे कारखाने में जाकर काम करना मजदूर का। तो ये जो क्या है,
पद में पद तो वही है, श्रमिक का, मजदूर का, लेकिन जो अंतर हुआ है वो उसके स्थान का हुआ है, जगह का हुआ है, ठीक है, तो वो क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगी। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जिलाधिकारी का जो ट्रांसफर होता है दूसरे जिले में, ये भी इसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह उदाहरण है, बताइए क्या कहलाएगा, सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। क्या हो जाएगा, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक गतिशीलता के, क्षैतिज गतिशीलता के, लंबवत गतिशीलता के या फिर संरचनात्मक गतिशीलता के। क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया गया है ना, क्षैतिज गतिशीलता मतलब व्यक्ति या समूह जो है उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो स्थान का परिवर्तन हो रहा है, पद वही है, ठीक है, एक श्रमिक का कारखाने से दूसरे कारखाने में जाकर के काम करना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी बात कर लेते हैं, जैसे कि सोरोके ने 2 बताए थे सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता आपको पता ही चल गया है, उद्रक या रैखिक गतिशीलता के बारे में भी एक बार बता देते हैं। तो व्यक्ति या जो समूह है, ठीक है, उसका जो पद है, पोजीशन है, उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति या समूह का जब पद में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, परिवर्तन उद्रक या रैखिक गतिशीलता कहलाती है, उद्रक या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। एंड सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के नाम से भी वीडियोस बनाई जा चुकी है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको मिल जाएगी, वहां पर फोल्डर बना हुआ है सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी के नाम से। एंड इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ऑप्शंस है अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, एक लोहार का बेटा है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया है और ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बताइए। क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिप्सिट एंड बेंडिक्स, याद रखिएगा नाम, लिप्सिट एंड बेंडिक्स ने इनकी जो बुक है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के जो प्रकार है या सामाजिक व्यावसायिक, ठीक है, सॉरी याद रखिएगा, व्यावसायिक गतिशीलता की बात की है, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन्होंने व्यावसायिक गतिशीलता की रूप या उसको हम प्रकार कह ले उसकी बात की हुई है इन्होंने इस बुक में। एंड इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो जो पहला इन्होंने व्यावसायिक जो बताया है, पहला क्या बताया है, अंतःपीढ़ीगत, जिसे बोला जाता है इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। इसमें पीढ़ियों के बीच व्यवसाय में जो नौकरी होती है ना, पीढ़ियों के बीच में व्यवसाय में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो लोहार का बेटा यानी कि उनके पिताजी क्या है, लोहार का काम करते हैं, लोहार है, और उनका जो बेटा है वो शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया है, तो उसमें व्यवसाय को लेकर क्या है, अंतर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। दूसरा जो इन्होंने टाइप बताया है इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने ही जीवन काल में कई अलग अलग व्यवसायों को क्या करता है, अपनाता है, करता है, तो उसको उसके अंतर्गत इन्होंने रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है। जो आधुनिकता है उसको विनाश या विध्वंस का समाज इनमें से किसने कहा है। ऑप्शंस है लियोटार्ड, जिंगमुन बोमेन है, हीगल है, उलरिच बेक है। बताइए,
आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? वोमेन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? राइट है। नेक्स्ट है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं? पहला क्या है? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, फिर आता है संगठित बाल अपराध और लास्ट में परिस्थितिवश बाल अपराध। ये 4 अपराध, बाल अपराध के जो प्रकार है वो ये 4 है। अब इनमें से किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है मर्डर, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वाल्टर मिलर। मर्डर, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वाल्टर मिलर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? किसने बताए हैं ये प्रकार बाल अपराध के 4? क्या होगा? हॉवर्ड बेकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है। ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडिस। बताइए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? जॉर्ज सिमेल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडिस ऑप्शंस में है। नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है। ये कहना किसका है? पैट्रिक गिडिस का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है द पावर स्ट्रक्चर। बुक का नाम क्या है? द पावर स्ट्रक्चर। ऑप्शंस हैं सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉर्ड एम्ब्रोस। बताइए सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉर्ड एम्ब्रोस ऑप्शंस में है। द पावर स्ट्रक्चर बुक का नाम है। एंड ये बुक किसकी है? क्या हो जाएगा? और नॉर्ड एम्ब्रोस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे एक बात याद आ रही है, सिराइट मिल्स। ठीक है, सिराइट मिल्स ने अमेरिकी समाज के जो शक्ति संरचना है, जो शक्ति संरचना का जो स्त्रीकरण है ना, उसका अध्ययन किया था। शक्ति संरचना के स्त्रीकरण का अध्ययन अमेरिकी समाज का किसने किया था? ये याद रखिएगा, सेराइट मिल्स ने किया था। और उनकी जो बुक्स थी व्हाइट कॉलर थी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन थी, द पावर इलिट थी। द पावर इलिट, ठीक है, यहाँ पर द पावर स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। द पावर स्ट्रक्चर और नॉर्ड एम्ब्रोस की हो जाएगी और द पावर इलिट किसकी है? सेराइट मिल्स की है। इनकी बुक व्हाइट कॉलर भी है और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन भी है। ठीक है, और इन्होंने अमेरिकी समाज की जो शक्ति संरचना का जो स्त्रीकरण है उसका अध्ययन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की है? एक तो है समरक्त परिवार और दूसरा क्या है? विवाह संबंधी परिवार। 2 परिवार के प्रकार हैं। ठीक है, किसने बात की? ऑप्शंस में है यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंटन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दलित इन मॉडर्न इंडिया। बुक का नाम क्या है? दलित इन मॉडर्न इंडिया। अब ये बुक किसकी है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर लेट एपिस्टीन। T. स्टॉकर लेट एपिस्टीन ऑप्शंस में है। ठीक है, पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर लेट एपिस्टीन ऑप्शंस में है। बुक का नाम है दलित इन मॉडर्न इंडिया। बताइए दलित इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? S.M. माइकल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ठीक है, जाति को संगठित वोट बैंक किसने कहा? जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, किसका कहना है?
एस.सी. दुबे, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो बताइए किसका हो जाएगा, किसने कहा है? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।